हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है। आइए हम आपको समय बचाने के लिए कुछ अनुसूचित बैंक से संबंधित तथ्यों को लिख रखे हैं जिसे आपको समझने और समझाने में मुझे सरलता प्राप्त हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित बैंक क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। व्यवहारिक भाषा में आप जानिए, अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो अधिनियम 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वितीय सूची में जिस बैंक का नाम अंकित होता है उसी को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। एक बार और सुने, अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो बैंकिंग अधिनियम 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वितीय सूची में जिस बैंक का नाम अंकित होता है उसी को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसके अंतर्गत शामिल होने वाले ये बैंक्स हैं। बैंकों की जो मैं कैटेगरी, ये 5 कैटेगरी बना दिया हो, ये आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद ये राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक। ये ध्यान रखिए, नेशनलाइज्ड बैंक की जब हम गणना करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गणना उसके अंतर्गत हम नहीं करते। स्वायत्तता पे आधारित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो हम नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ उसका गणना नहीं करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक और विदेशी बैंक्स और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और निजी क्षेत्र के कमर्शियल बैंक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुसूचित बैंकों के रूप में 5 श्रेणी के बैंक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक्स थे, सहायक बैंक्स थे, वो सहायक बैंक सभी 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। हम बैंकों के विलय में आपको ये सारी जानकारी एक जगह रखने का प्रयास किए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, बैंकों का विलय YSK सैनी करके डालेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के बैंक मात्र 12 रह गए हैं, जिसमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 11 नेशनलाइज्ड बैंक। अगर ऐसे पूछें राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है तो 11 है, 11 है। और पब्लिक सेक्टर की बात जब हम करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है तो हम 12 बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक के रूप में जो बैंक काम करते हैं वो भी हम अनुसूचित बैंक के अंतर्गत शामिल करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो गांवों को, कामगारों को, छोटे मजदूरों को, सीमांत काश्तकारों को, दस्तकारों को आदि को ऋण उपलब्ध करा करके उनकी आर्थिक परिलब्धि के लिए इस बैंक की स्थापना की जाती है। उसी को हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। फिर निजी क्षेत्र जैसे HDFC की बात करें, एस बैंक की बात करें, ICICI की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, तो इस तरह के सारे बैंक्स निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो अनुसूचित बैंक भी कहे जाते हैं, जो द्वितीय सूची में। यानी हमने कहा कि RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची में शामिल वही हो सकता है जो इसके द्वितीय सूची में शामिल हो। अनुसूचित बैंक उसी कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत जिन बैंकों को द्वितीय सूची में शामिल किया जाता है उसी को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो इसमें RBI अधिनियम 24(6)(a) के मापदंडों का जो पालन करता है उसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित बैंक में शामिल करती है। RBI अधिनियम 24(6)(a) के मापदंडों का पालन जो करता है उसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत शामिल करती है। देख सकते हैं कि क्या मापदंड है, वो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो, यानी भारत के अंतर्गत वो बैंकिंग व्यवसाय करता हो, उसी को वह अनुसूचित बैंक के रूप में शामिल करेगा। दूसरा है प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित कोष मिला करके, यानी पेड अप और सिक्योर्ड पूंजी को मिला करके कम से कम 5 लाख
होना चाहिए, यानी 5 लाख से अधिक होना चाहिए। ऐसे बैंक जिनका पेड अप और सिक्योर्ड यानी प्रदत्त पूंजी और रक्षित कोष दोनों मिलाकर के 5 लाख से ऊपर है, उनको द्वितीय सूची में शामिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। नेक्स्ट है बैंक का कर जमा करता यानी ऐसे बैंकों को द्वितीय सूची में शामिल करता है जो बैंक के जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, वो अपने कार्य के अंतर्गत उन्हें संतुष्ट करता हो, उनके विरुद्ध काम न करता हो, उनके पक्ष में काम करता हो, कस्टमर हितों की रक्षा करता हो, ऐसे बैंकों को द्वितीय सूची में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम आपको दिख रहे हैं सरकार के बैंकिंग नियमों का। जो बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत जो कमर्शियल बैंकों के लिए रूल्स बनाए गए हैं, उन सभी रूल्स का वो फॉलो करता हो, पालन करता हो, ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वितीय सूची में शामिल करती है, अन्यथा ऐसे बैंकों को शामिल नहीं करती है। नेक्स्ट मैंने लिखा वो भारत के या किसी अन्य देश के, वो भारत के या किसी अन्य देश के कंपनी अधिनियम 1900, अगर भारत के अंतर्गत है तो कंपनी अधिनियम 1956, वर्तमान में जो नया अधिनियम आया 2013 के अंतर्गत वो कहीं ना कहीं वो पंजीकृत हो। अगर विदेशी बैंक हो तो भी वो किसी न किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो, वही बैंक अनुसूचित बैंक के श्रेणी में शामिल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के ही बैंक को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वितीय सूची में जो शामिल होता है उसी को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। इसके थोड़ा दायित्व को हम जानने का प्रयास करते हैं। इसको आप देख लिए होंगे, मैंने बोल दिया और आप लिख भी सकते हैं। इनके दायित्व क्या है, दायित्व को भी थोड़ा बहुत कम समय में हम समझाने का प्रयास करेंगे। यानी जो अनुसूचित बैंक है उनके दायित्व क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, ये आप देख सकते हैं। एक नंबर पे हम बताते हैं कि नकद कोष रखना, नकद कोष रखना, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है, जो भी अनुसूचित बैंक के श्रेणी में शामिल होगा उस CRR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 3 से 15% के बीच में रखती है, 3 से 15% के बीच में रखती है। यानी जो उनके पास धनराशि है, अगर मान लीजिए इन कमर्शियल बैंक की बात करें, अगर यहाँ पे 1000 रुपए इनके पास धनराशि है, अगर 3% रखी है तो 3% जो भी इनका आएगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंड में जमा हो जाएगा। यानी ऐसे नकद कोष, मतलब यह है नकद कोष रखना, कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ये 3% से 15% के बीच हो सकता है। यानी देश के अंतर्गत जब मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करती है, इस रेशियो को बढ़ा देती है। अगर 15% कर देगी तो 100 रुपए में 15 रुपए यहाँ पर रखना पड़ेगा, और 3% कर देगी तो 100 रुपए में 3 रुपया यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। ये है उनका उत्तरदायित्व। साप्ताहिक विवरण भेजना, दूसरा है साप्ताहिक विवरण भेजना। यानी ऐसे जो अनुसूचित बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर सप्ताह उसको अपनी आर्थिक पूरा विवरण भेजना होता है। ऐसा भी माना जाता है कि शुक्रवार के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आंकड़े भेजे जाते हैं। एक शुक्रवार को आप होल्ड कर सकते, सेकंड शुक्रवार को आपको भेजना ही होता है। यानी कह सकते हैं कि साप्ताहिक विवरण आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजना होगा। अगर नहीं भेजते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपया वो दंड भी वसूल कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके दायित्व क्या है। फिर सुविधाएं क्या क्या देती हैं, सुविधा को भी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। 2 मिनट में सुविधाओं को भी हम बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं इसमें व्यवस्थाएं, लेकिन हम सुविधा भी बता देते हैं। ये सुविधा क्या क्या देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अनुसूचित बैंक में शामिल होता है उनको क्या सुविधा देती है। धनराशि हस्तांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को कम पैसे में और निःशुल्क में वो स्थानांतरण करने का भी वो सुविधा देता है। ऋण की सुविधा से तात्पर्य है
कि जब बैंकों को ऋण की जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। जब कहीं किसी के पास से ऋण नहीं मिलता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अनुसूचित बैंक को ऋण देने का भी काम करता है। तो उसी को कहते हैं ऋण की सुविधा। यानी इस कॉमर्शियल बैंकों के पास अगर ऋण कम पड़ जाते हैं तो ये सारे कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण वसूल करते हैं, जिससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं समाशोधन, यानी तीसरा हम लिख सकते हैं समाशोधन। समाशोधन का मतलब मैंने बताया क्लीनिंग हाउस। क्लीनिंग हाउस की स्थापना सर्वप्रथम लंदन में हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अधिकार है कि आपके बैंकों के चेकों के भुगतान का निपटान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया जाए, ताकि आपका समय बचे, कम समय में। जो भी स्थानीय चेक होता है, स्थानीय चेकों को समाशोधन विधि के माध्यम से भुगतान किया जाता है। अगर जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं वहां पे कोई ना कोई कॉमर्शियल बैंक भी ये काम कर सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि पुनर्कटौती की भी सुविधा देता है। जो एक्शन व्हील ऑफ की सुविधाएं होती है इनके अंतर्गत ये भी सुविधा देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनके व्हील ऑफ एक्सचेंज को भी काट करके पुनर्कटौती करके भी इनको ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। विदेशी मुद्राओं को भी क्रय विक्रय करने का अधिकार देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुसूचित बैंक के अंतर्गत क्या उत्तरदायित्व था, क्या सुविधाएं था। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि इनकी अनुसूचित बैंकों की श्रेणी को छीन सकता है। लेकिन छीनने से पहले यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको नोटिस देगा और नोटिस से संतुष्ट अगर ये नहीं कर पाते हैं तो इनके लाइसेंस को भी छीन सकता है। तो ऐसे कर सकते हैं अनुसूचित बैंक आपको समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम गैर अनुसूचित बैंक को लेकर के आएंगे। अनुसूचित बैंक की आपने देखा, अनुसूचित बैंक वो बैंक होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वितीय सूची में अधिनियम 1934 26(6)(a) के अंतर्गत वो शामिल होता है, उसी को हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। थैंक्स। और ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स लिखें, ताकि उसमें अगर कमी हो तो हम सुधारने का प्रयास करें। थैंक्स।